हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर के विषय में अपलोड कर चुकी हूँ। आगे और इसी को बढ़ाते हुए मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से जितने भी कारण रहे हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के उसकी चर्चा करूंगी। मेरा ये प्रयास है कि मेरे इन वीडियोस के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या वो ग्रेजुएशन या पीजी के स्टूडेंट्स हों या जितने भी वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, उनकी तैयारी में तथा अच्छे अंक प्राप्त करने में और सफलता अर्जित करने में मेरे ये वीडियोस मददगार साबित होंगे। यहाँ पे यदि हम बात करें डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर के विषय में, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक खुद में ही है, क्योंकि इसके विषय में जितने भी इतिहासकार हैं उनके द्वारा अलग अलग राय हमारे समक्ष इनका मिलता है कि आखिर में क्यों जो गुप्त साम्राज्य था, जिसे हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, उसका पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के यदि हम कारणों के विषय में बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से जितने भी महत्वपूर्ण कारण रहे थे गुप्त साम्राज्य के पतन के उसके विषय में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जितने भी कारण हैं डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर के उसके विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम गुप्त साम्राज्य के अन्य कारणों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को कई पदों का दिए जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था गुप्त साम्राज्य के पतन का। गुप्त प्रशासन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि एक ही व्यक्ति को योग्यता को आधार बनाकर या राजा के विश्वास पात्र या पसंदीदा होने के कारण कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, जिसके कारण उसके द्वारा इन सभी पदों में निहित कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन नहीं हो पाता था, जिससे गुप्त प्रशासन में तत्परता और शीघ्रता से कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाता था तथा महत्वपूर्ण मामलों में भी निर्णय में विलंब होता था, और जिसका परिणाम गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें व्यापार एवं वाणिज्य के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय व्यापार एवं वाणिज्य में भी गिरावट आई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए वाणिज्य एवं व्यापार में गिरावट भी बहुत हद तक जिम्मेदार रही है। गुप्त शासन के अंतिम समय की शासन व्यवस्था को जब हम देखते हैं तब हम यह जानकारी हमें मिलती है कि सामंतवाद के कारण गुप्त साम्राज्य में आंतरिक व्यापार में काफी गिरावट आई थी तथा बाहरी व्यापार में मध्य एशिया के अधिकार के कारण काफी हमें गिरावट देखने को मिलती है, जिसके व्यापार एवं वाणिज्य में इस गिरावट से गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में भी हमें पतन या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो बोलते हैं डाउनफॉल हमें यह देखने को मिलता है, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक संकट के कारण गुप्त शासकों की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो गई थी, जिससे आंतरिक और बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों में विदेशी आक्रमण भी आते हैं। साम्राज्य के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण विदेशी आक्रमण रहा है। विदेशी आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और अंत में वह समाप्त हो गया। शकों और हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने में स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी राजा सफलता नहीं प्राप्त कर सका था। हुन सरदार तोरमान एवं मिहिर कुल के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में अधिपति या आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। एरन अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि हुन नरेश तोरमान के द्वारा 500 ईस्वी के पश्चात उत्तर पश्चिमी प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया गया था। यहाँ पे यदि हम बात करें और अधिक इसके विषय में विदेशी आक्रमण के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि तुर्मान के पुत्र मिहिर कुल के समय हुन अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे तथा इन लोगों ने नरसिंह गुप्त बालादित्य पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मिहिर कुल हार गया तथा उसे बंदी बना लिया गया था, किंतु नरसिंह गुप्त बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया, जो एक आत्मघाती कदम साबित हुआ था। बाहरी आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, जो कालांतर में उसके पतन के लिए जिम्मेदार हुआ। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार हुनों का आक्रमण हो रहा था, जिसमें कि तुर्मान और मिहिर कुल का जो आक्रमण है वह काफी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं या विध्वंसक हुआ था। इसके बावजूद भी यहाँ पे मिहिर कुल को पराजित करने के पश्चात भी उसको छोड़ दिया जाना, ये हम कह सकते हैं कि ये आखिरी जो होता है नेल ऑन द कॉफिन, उसके तरह यह कार्य किया था, जिसके वजह से
एक मौका मिला था हुनों को फिर से अपने आक्रमणों को गुप्त साम्राज्य में जारी रखने के लिए, और यही बाहरी आक्रमण जो रहे थे वो बहुत बड़ा एक कारण रहा था जिस वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें जो बौद्ध विचारधारा थी इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ इतिहासकार गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए गुप्त सम्राटों में बौद्ध विचारधारा का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक सम्राट ब्राह्मण धर्म के समर्थक रहे थे। वह एक चक्रवर्ती राजा के आदेशों या आदर्शों को समझते थे तथा उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चलाते थे, परंतु कालांतर में गुप्त सम्राट बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप उनके द्वारा दान पुण्य में सीमित समय व्यतीत किया जाने लगा था। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय में जितने भी प्रारंभिक शासक रहे थे वो शक्तिशाली रहे थे तथा उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि वो सहिष्णु शासक रहे थे, हिंदू धर्म के समर्थक रहे थे या हिंदू धर्म को मानने वाले रहे थे, परंतु जो समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उसे रोकते भी नहीं थे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित होने का मौका मिला। और यही कारण बाद में बना कि जितने भी जो शासक आए थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रभाव में अत्यधिक आ जाने के कारण दान पुण्य में समय व्यतीत किया जाने लगा था, जो कि गुप्त साम्राज्य को कमजोर बनाने का कार्य किया था। यदि हम यहाँ पे बौद्ध विचारधारा के विषय में और अधिक बात करें तो हम यह देखते हैं कि उनके द्वारा युद्ध को लगभग त्याग दिया गया था, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व खतरे में पड़ गई। यही नहीं, बौद्ध धर्म के समर्थन में गुप्त सम्राटों के द्वारा बौद्ध संस्थाओं तथा विहारों पर अत्यधिक धन खर्च किया जाने लगा था, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का राजकोष खाली हो गया था। बौद्ध धर्म का प्रभाव कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में ही दिखाई देने लगा था, जब शासक के द्वारा साम्राज्य विस्तार के स्थान पर अहिंसक प्रवृत्ति को प्राथमिकता दी जाने लगी थी। गुप्त शासक बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर अपने सेना को सुसज्जित करने के स्थान पर बौद्ध संस्थाओं और विहारों से देश को सजाने लगे थे या उसे प्रचारित और प्रसारित करने लगे थे। जब भी हम देखते हैं कि धर्म के प्रभाव में शासक आते हैं तो वो कहीं न कहीं साम्राज्य के विघटन का कारण बनता है। जिस प्रकार से हम मौर्य शासन काल के समय में भी देखते हैं, स्पेशली अशोक के शासन काल के समय में जब उसने धम्म को अपनाया था, उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य में जो शासक थे तथा उसके साथ में जो सैन्य विभाग रहा था या जो सैनिक रहे थे वो शिथिल हो गए थे। धर्म को अपना लिया गया था उनके द्वारा, भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को उनके द्वारा अपनाया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय में भी जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रभाव शासन पर और शासन तंत्र पर दिखाई दे रहा था, जो कि हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारणों में से एक रहा था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बौद्ध विचारधारा के विषय में और अधिक, तो हम यह देखते हैं कि जिसका जो प्रभाव है इसके प्रचार प्रसार के कारण इसका विपरीत प्रभाव सैनिकों के मनोबल पर पड़ा था, और यही कारण रहा था कि युद्ध में गुप्त साम्राज्य के शासकों को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। बुद्ध गुप्त और नरसिंह गुप्त बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ चुके थे। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया था। बौद्ध धर्म के कारण गुप्त साम्राज्य की बहुसंख्यक जनता जो ब्राह्मण धर्म विश्वास करती थी उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पे विहारों का निर्माण करवाया जाना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना, जितने भी गुप्त शासक रहे थे या जो लेटर गुप्ताज रहे थे उनका बौद्ध धर्म के प्रभाव में आना, ये सभी जो है जनता में भी असंतोष का कारण भी रहा था, जो कि आगे चल करके बौद्ध साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य कारणों में तो इसमें सामाजिक असंतोष भी आता है। यहाँ पे हम यह देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक बुराइयों के कारण तथा जितने भी हम कह सकते हैं प्रशासनिक तंत्र में जो बुराइयां आ गई थी उससे समाज में एक असंतोष व्याप्त हो गया था। वर्णाश्रम व्यवस्था की कठोरता के कारण समाज के निम्न वर्ग के लोगों में राज सत्ता के लिए असंतोष की भावना ने अपनी जगह बना ली थी।
जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय में जो सामाजिक संरचना रही थी प्राचीन भारत की, उसमें जो जाति व्यवस्था थी उसने अपना प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा लिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वह जटिल होना गुप्त साम्राज्य के समय से ही प्रारंभ होता है, जो कि उस समय के निम्न वर्ग को एक प्रकार से प्रशासनिक जो तंत्र रही थी गुप्त शासकों की, उसके खिलाफ करने का कार्य भी किया था। और यही कारण रहा था कि जनता राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह गए थे, जिस कारण जितने भी विघटनकारी शक्तियां रही थीं उन्हें भी प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य कारणों में, तो उसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति भी आती है। गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की रही थी कि प्रांतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल किया करता था, तथा इसके लिए वह सम्राट से विचार विमर्श भी नहीं किया करता था। इस संदर्भ में जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि राज्यपाल परमदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपाल नियुक्त कर दिया था। नियुक्ति की इस व्यवस्था के कारण कर्मचारियों की स्वामी भक्ति राज्यपाल के प्रति होती थी, न कि सम्राट के प्रति। यहाँ तक कि राज्यपाल अपने अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग भी नहीं करते थे। उनके द्वारा नियमित रूप से सम्राट का उसमें उल्लेख भी नहीं किया जाता था। गुप्त साम्राज्य के पतन में यशोधर्मन भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण मालवा में यशोधर्मन का उदय रहा था। यशोधर्मन के द्वारा गुप्त साम्राज्य के अधिकांश भागों पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया गया था। इतिहासकार हेमचंद्र राय यशोधर्मन के पूर्वी भारत के अभियान को गुप्त साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य कारणों की, तो उसमें उत्तराधिकार का संघर्ष भी आता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए राज परिवार में होने वाले उत्तराधिकार का संघर्ष भी बहुत हद तक उत्तरदायी रहा है, जिसका उदाहरण हमें कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों में अगर हम बात करें तो समानांतर शासन भी है। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकार समानांतर शासन व्यवस्था को भी जिम्मेदार मानते हैं। गुप्त साम्राज्य संभवतः 3 भागों में बट गया था। मगध में नरसिंह गुप्त बालादित्य, बंगाल और पूरब में वैन्य गुप्त, तथा मालवा और पश्चिमी भाग में भानुगुप्त ने एक साथ शासन करना प्रारंभ कर दिया था। समानांतर शासन व्यवस्था से केंद्रीय शक्ति की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें वाकाटक वंश भी आता है। दक्षिण भारत का वाकाटक वंश गुप्त साम्राज्य का समकालीन एक शक्तिशाली राजवंश रहा था, और यही कारण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय के साथ किया था। किंतु कालांतर में वाकाटक शासकों के द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण किया गया था। साथ ही साथ उनके द्वारा गुप्त साम्राज्य के सामंतों को भी अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सम्राट बुधगुप्त के शासनकाल में वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने कौशल, मालवा और मेखल पर आक्रमण कर दिया था। और यही नहीं, वाकाटक नरेश हरिसेन के द्वारा भी गुप्त साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पृष्ठभूमि में अनेक कारण विद्यमान रहे हैं, और इन सभी कारणों के कारण ही धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर होती चली गई और गुप्त साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। यहाँ पे यदि हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे थे, या इसके विषय में यदि हम चर्चा करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शक्तिशाली शासकों के अधीन मजबूती के साथ केंद्र में प्रशासनिक तंत्र स्थापित हुई थी, परंतु जैसे जैसे गुप्त शासक कमजोर होते चले गए तथा अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण प्रशासनिक तंत्र या केंद्रीय प्रशासन कमजोर होती चली गई थी, जिस कारण जो सामंत थे उन्हें भी अपने साम्राज्य को स्थापित करने में तथा अपनी स्वतंत्रता दर्ज करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना आगे चल करके गुप्त साम्राज्य के पतन का। यदि हम बात करें गुप्त साम्राज्य के पतन की, तो उसमें
सबसे महत्वपूर्ण कारणों में जो बाहरी आक्रमण लगातार हो रहा था, हुनों का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था, जिस वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। हालांकि कोई भी राजवंश का ऐसा माना जाता है कि अचानक से पतन नहीं होता है। इसके पीछे या इसकी पृष्ठभूमि में कई ऐसे कारण रहते हैं जो वर्षों से विद्यमान रहते हैं और वो समय के साथ परिलक्षित होते हैं और जो किसी भी राजवंश के विघटन का कारण बनता है। हालांकि यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जिस राजवंश की शुरुआत होती है वह कभी न कभी उस राजवंश का जो पतन है या अंत निश्चित ही होता है। और ये भी एक हम कह सकते हैं कि कारण था कि जिस वजह से गुप्त साम्राज्य का जो पतन है वह हो गया था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन में जितने भी कारण रहे थे उसमें जो केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना और साथ ही साथ जितने अन्य कारण रहे थे इनके वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के संबंध में पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।